केमिस्ट्री पढ़ी है आपने और ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। ये चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का बेस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में लेकर आए हैं दोस्तों पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है, देखिए दोस्तों, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्मों और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री का जो जन्मदाता देश है वो है दोस्तों मिस्र। मिस्र में एक शब्द चलता था दोस्तों, बड़ा पॉपुलर शब्द था ये। इस शब्द का नाम है कीमिया, और वहाँ पर कीमिया का अर्थ होता था सोने बनाने की कला। कीमिया का अर्थ क्या होता था दोस्तों, सोने बनाने की कला। और सोने बनाने की कला कीमिया से ही बना दोस्तों केमिस्ट्री। कीमिया से क्या बना दोस्तों, केमिस्ट्री। हम बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी लेविजियर। एंटोनी लेविजियर इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके बाद हम बात करें इन्होंने और क्या दिया दोस्तों, तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण के नियम दिया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया 1774 ईस्वी में। कब दिया दोस्तों, 1774 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। अगर हम रसायन विज्ञान की शाखाओं की बात करते हैं तो इसकी पहली शाखा है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या होता है, ये भौतिक विज्ञान। और देखो दूसरी दोनों की बात करेंगे। दूसरा जो है वो है कार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन को हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और कार्बनिक रासायनिक को कहते हैं हम दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, भौतिक रसायन की, तो भौतिक रसायन इसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और भौतिक संरचना का अध्ययन करते हैं। भौतिक संरचना दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, और प्रत्यास्थता। ऐसे जो भी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, ये आपके भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की। तो कार्बनिक रसायन के अंदर क्या आता है दोस्तों, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले यौगिक का अध्ययन किया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब कार्बन और हाइड्रोजन से क्या आएगा दोस्तों, C6H6 जिसे कहते हैं बेंजीन, CH4 जिसे कहते हैं दोस्तों मीथेन, C2H4 जिसे कहते हैं एथिलीन, CH3COOH इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं दोस्तों, कार्बनिक रसायन के। देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सीधा सीधा सिंपल भाषा में क्वेश्चन बन सकता है। भौतिक रसायन के एग्जाम्पल तो आप कह सकते हैं क्वथनांक, गलनांक, प्रत्यास्थता। आपसे बोला कार्बनिक रसायन के एग्जाम्पल तो सीधा उत्तर होगा बेंजीन, मीथेन, एथिलीन और एसिटिक अम्ल। आगे बात करते हैं, देखिए अगला है अकार्बनिक। तीसरी शाखा क्या है, अकार्बनिक। अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत धातु अधातु के गुण और उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। धातु अधातु के उपयोगों और गुण का अध्ययन किया जाता है। हम बात करते हैं धातु। धातु में क्या आएगा दोस्तों, सोना, चांदी, सिल्वर, गोल्ड। इसके बाद अधातु में क्या आएगा दोस्तों, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अधातु हैं। देखिए दोस्तों, टोटल एलिमेंट कितने हैं दोस्तों, 118। टोटल एलिमेंट कितने हैं, 118। हम बात करते हैं धातु की, तो धातु की संख्या कितनी है दोस्तों, 91। कितनी है धातुओं की संख्या, 91। अधातु की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 20। और उपधातु होती, उपधातु की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। ये टोटल मिलकर 118 तत्व का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं पदार्थ की दोस्तों। हम बात करते हैं पदार्थ की। देखिए पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं। देखिए दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें भार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ में आता है ठोस, द्रव, गैस।
अब एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉइंट है, एक्सरे, गामा रेज, रेडिएशन, ये सारे के सारे दोस्तों पदार्थ नहीं है, सारे के सारे पदार्थ नहीं है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा एक्सरे, गामा रे, रेडियन मतलब विकिरण, ये सारे के सारे पदार्थ नहीं है। अब हम बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण देखिए दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण देखें तो सबसे पहले वर्गीकरण में क्या आएगा, भौतिक वर्गीकरण, और एक आएगा दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में क्या क्या आ जाएगा दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। और इसके बाद जो रासायनिक वर्गीकरण में इसमें क्या आएगा दोस्तों, पहला आएगा शुद्ध। शुद्ध में कौन कौन आएगा दोस्तों, तत्व, यौगिक, तत्व, यौगिक। तत्व में कौन कौन आएगा, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कौन आएगा, कार्बनिक, अकार्बनिक। हम बात करते हैं दोस्तों मिश्रण की। मिश्रण दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है दोस्तों समांगी मिश्रण और एक होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। आगे बात करते हैं देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं भौतिक अवस्थाओं के मुख्य लक्षण। भौतिक अवस्थाओं के मुख्य लक्षण में सबसे पहले आएगा ठोस, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दूसरा द्रव, आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित होता है। गैस, गैस में आयतन और आकार दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, प्लाज्मा की। ध्यान दीजिए, प्लाज्मा, प्लाज्मा जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करते हैं तब गैस से इलेक्ट्रॉन और आयन निकलकर अलग हो जाते हैं। आवेशित कणों के समूह को हम प्लाज्मा कहते हैं। आवेशित कणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कहते हैं। देखिए प्लाज्मा के लिए कुछ एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट है। प्लाज्मा विद्युत का चालक है। प्लाज्मा की खोज विलियम कुक्स ने 1879 में की थी। ताप बढ़ाने पर प्लाज्मा अवस्था अधिक प्रभावी होता है। मतलब ताप बढ़ेगा, मतलब ताप बढ़ेंगे तो प्लाज्मा मिलेगा आपको। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, अगली अवस्था की बात करते हैं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन पांचवी अवस्था है। तो इस बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की खोज कब की दोस्तों, 1925 में सत्येंद्रनाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा की गई। देखिए दोस्तों, जब किसी तत्व के परमाणुओं को परम शून्य ताप पर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तब इस स्थिति में सभी परमाणु आपस में मिलकर एक सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। एक क्या करते हैं दोस्तों, सुपर कंडक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। इसी अवस्था को हम पांचवी अवस्था कहते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं ठोस द्रव गैस के सामान्य गुण। तो ठोस द्रव गैस, देखिए हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों सॉलिड का, फिर उससे कम लिक्विड का और सबसे कम गैस का। फिर हम बात करते हैं आयतन, सबसे ज़्यादा आयतन घेरती है गैस, फिर लिक्विड और आखिरी में क्या आएगा, सॉलिड। फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड की, फिर होती है लिक्विड की और आखिरी में किसकी होती है दोस्तों, गैस की। हम बात करते हैं अंतर आणविक बल की। अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड का, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर होता है लिक्विड का और लास्ट में होता है गैस का। हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किस में होती है दोस्तों, गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। हम बात करते हैं अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। विसरण डिफ्यूज़न, सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होता है, गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। संपीडितता कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गैस में, फिर लिक्विड में और आखिरी में क्या होती है दोस्तों, सॉलिड में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए अवस्था परिवर्तन प्रक्रम। अवस्था परिवर्तन प्रक्रम, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान गुप्त ऊष्मा कार्य करती है। इस प्रक्रिया में तापमान नियत रहता है। इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, तापमान नियत रहता है।
अब देखिए हम बात करते हैं रूपांतरण चक्र की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? रूपांतरण चक्र की। देखिए ठोस, मेल्टिंग, पिघल कर क्या बनता है? द्रव। द्रव से क्या बनता है दोस्तों? गैस। देखो जब ठोस से कोई चीज़ द्रव बनती है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग, और द्रव से गैस बनती है तो इसे कहते हैं वाष्पीकरण। जब जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, संघनन। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं फ्रीजिंग, जैसे बर्फ का जमना। जैसे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में सीधे परिवर्तित होता है तो इसे कहते हैं उर्ध्वपातन। जैसे दोस्तों कपूर को जलाओगे सीधा उड़ जाएगा वो गैस बन के, और गैस अवस्था से कोई ठोस अवस्था में लाने के लिए उसे कहते हैं डीसब्लिमेशन। क्या कहते हैं दोस्तों? डीसब्लिमेशन। तो ये सारे का सारा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पिघलना और गलना, इसे कहते हैं दोस्तों मेल्टिंग। क्या होता है? पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना, पिघलना क्या कहलाता है दोस्तों? पिघलना कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना। वाष्पीकरण किसे कहते हैं दोस्तों? वाष्पीकरण, द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जैसे पानी का भाप में बदलना। आगे बात करते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्षेत्रफल के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों अब ये क्षेत्रफल से वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ेगी? देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ठंड वाला मौसम आता है उस समय जब हम घर के अंदर कपड़े को सुखाते हैं, कपड़े धोकर कपड़ों को सुखाते हैं, तो घर के अंदर का एरिया कम होता है, जिसके कारण कपड़े क्या है? देर से सूखते हैं। वही हम टेरेस पर ले जाकर या खुले वातावरण में जब कपड़ों को सुखाते हैं दोस्तों, तो एरिया ज़्यादा हो गया तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण बढ़ जाएगा तो कपड़े जो हैं जल्दी सूख जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं तापमान की। देखो तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ेगी। देखो दोस्तों घर में टेम्परेचर कम होता है अंदर, तो कपड़े क्या होते हैं? देर से सूखते हैं। लेकिन छत पर या धूप में हम कपड़े सुखाते हैं, तापमान ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण तेज होता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु की गति ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण की दर भी कैसी होगी दोस्तों? ज़्यादा होगी। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे संघनन की। संघनन में आते हैं। संघनन क्या होगा? देखिए गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। जैसे भाप का पानी में बदलना, जमना। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में बदलना जमना कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में बदलना। आगे देखते हैं, हम बात करते हैं देखिए दोस्तों इसमें हमने फास्ट रिवीजन वाला चार्ट लिया है। अवस्था परिवर्तन में गुप्त ऊष्मा की भूमिका तथा नियत तापमान का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं ठोस से द्रव। ठोस से द्रव क्या होता है दोस्तों? पिघलना, जैसे बर्फ से पानी। हम बात करते हैं गैस, द्रव से गैस तो वाष्पीकरण। पानी से भाप। हम बात करते हैं गैस से द्रव, संघनन। भाप से पानी। हम बात करते हैं दोस्तों द्रव से ठोस। द्रव से ठोस में क्या आएगा? जमना, जैसे पानी से बर्फ। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की बात करते हैं तो पदार्थ की ठोस अवस्था का सीधे बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से गैस। ऊर्ध्वपातन पदार्थों के मुख्य उदाहरण क्या है दोस्तों? कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका ऊर्ध्वपातन होता है दोस्तों? कपूर का फॉर्मूला होता है C10 H16O, आयोडीन I2 क्रिस्टल, सल्फर, नेफ्थलीन C10H8, ठोस CO2 जिसे हम शुष्क वर्ग भी कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं,
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नौसदर भी कहते हैं इसे दोस्तों। हम बात करते हैं निक्षेपण की। निक्षेपण में क्या आएगा दोस्तों, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में बदलना निक्षेपण कहलाता है। गैसीय अवस्था का सीधे रूप से ठोस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, निक्षेपण कहलाता है। जैसे गैस से ठोस। देखिए रासायनिक वर्गीकरण पे चलते हैं अब। रासायनिक वर्गीकरण में क्या आता है, सबसे पहले दोस्तों तत्व, एलिमेंट। वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है तत्व कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, आयरन आदि। इसके बाद बात करते हैं कुल। देखो इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था दोस्तों। कुल एलिमेंट कितने हैं, 118। इन 118 में से दोस्तों धातु है 91, अधातु नॉन मेटल है 20 और उपधातु मेटलॉइड कितने हैं दोस्तों, 7। इसमें कुछ अपवाद हैं। द्रव तत्व धातु में Hg पारा है और अधातु में जो ब्रोमीन है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये दोनों अपवाद हैं। देखिए हम बात करते हैं गैसीय के। जो गैस की संख्या दोस्तों कितनी है, देखिए टोटल गैस है कितने हैं दोस्तों, टोटल गैस 11। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में अगर सिंपल पेपर पूछा गया तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है या गैस नहीं है। तो इन्हीं ऑप्शन को आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए ये तो याद करना बहुत आसान है। आखिरी ग्रुप के हैं ये, गैस ग्रुप के। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडान, ऑर्गन, यहाँ तक रेडान और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये अलग से आपको इतने ऐड करने हैं। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, गैसीय अवस्था में। अब हम बात करते हैं धातु की। धातु की डेफिनेशन क्या कहती है दोस्तों, देखिए धातु उन तत्वों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं दोस्तों, धनायन बनाते हैं। अर्थात जिनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें हम धातु कहते हैं। धातु के एग्जाम्पल हैं कापर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, धातु हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों धातु के एग्जाम्पल देखिए। पहले अधातु देखिए दोस्तों। अधातु किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए अधातु उन तत्वों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अर्थात जिनकी अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए धातु जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे दोस्तों, त्याग रहे थे और धनायन बना रहे थे। अधातु क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, अधातु। इन अधातुओं की अंतिम कक्षा में 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं की अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इनके भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, आप देख सकते हैं। उपधातु की बात करते हैं दोस्तों। उपधातु में कौन आता है दोस्तों, उपधातु में आएगा कुछ तत्वों के गुणधर्म धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण होते हैं, इन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेनियम, पोलोनियम। ये सारे के सारे किसके हैं दोस्तों, ये उपधातु के हैं। देखिए दोस्तों यौगिक की बात करते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, रासायनिक अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिकों का निर्माण होता है। और इनकी सबसे छोटी जो इकाई है वो अणु है, मॉलिक्यूल है। देखिए इसका रेशियो लिखा है दोस्तों, जो H2O का होता है HNO3 और H2SO4 1:16:32। देखिए दोस्तों ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप पूरी क्लास को देखिएगा।
जिससे आपको आगामी परीक्षाओं के लिए सारे के सारे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे दोस्तों तो इस क्लास से बाहर नहीं होंगे, सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे इस क्लास के अंदर से ही पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व। तो देखिए पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन 47%, फिर है सिलिकॉन उपधातु 28%, एल्यूमिनियम धातु है 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 2%। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम सबसे कम। ब्रह्मांड में पाए जाने वाले तत्व तो ब्रह्मांड में सारे के सारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, हाइड्रोजन, और सबसे मतलब हाइड्रोजन से थोड़ा कम क्या पाया जाता है दोस्तों, हीलियम। ब्रह्मांड में सारे के सारे ब्रह्मांड में। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में। तो हम सभी जानते हैं वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों, कौन सा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करते हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, तो मिश्रण क्या है दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में मिला देने पर मिश्रण बनता है। अब मिश्रण किस किस का हो सकता है दोस्तों, गैस और गैस का मिश्रण हो सकता है जैसे CNG बायोगैस, नेचुरल गैस। गैस और लिक्विड का हो सकता है जैसे एक्वा अमोनिया या सोडा वाटर। गैस और सॉलिड का हो सकता है जैसे धुआं में, वायु में कार्बन के कण जो होते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड, एल्कोहल प्लस पानी का मिक्सचर हो सकता है दोस्तों। सॉलिड और लिक्विड में नमक और पानी, चीनी और पानी ये आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिड वर्सेस सॉलिड। तो पीतल ब्रॉन्ज में कौन कौन सा है, तो कापर और जिंक। कांसा में क्या क्या है, कापर और टिन। तो ये सारे के सारे मिश्रण के उदाहरण हैं दोस्तों। हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण सबसे पहला है समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर। जब जिस मिश्रण में मिलने वाले अवयव पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, जैसे पानी और चीनी का घोल, इनके मिश्रण को अलग अलग नहीं देख सकते। पानी में जो चीनी है वो घुल जाती है। नमक और पानी का घोल, एल्कोहल और पानी का घोल, इन्हें हम अलग अलग मिलाने पर अलग अलग नहीं देख सकते, ये समांगी मिश्रण है। और जिस मिश्रण में मिलाने पर अवयवों को अलग अलग स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे दोस्तों हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और बालू का मिश्रण और तेल और पानी का मिश्रण। अब कुछ मेथड है मिश्रण पृथक्करण करने की विधियाँ। सेपरेशन मेथड है। देखिए दोस्तों, मिश्रण के अवयवों को शुद्ध रूप में अलग करने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों क्रिस्टलाइजेशन, रवीकरण। दूसरा है दोस्तों आशवन, डिस्टिलेशन। तीसरा है दोस्तों प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। चौथा है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। अगला है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ये इम्पोर्टेंट मेथड है, सारी की सारी इम्पोर्टेंट मेथड है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं रवीकरण की, क्रिस्टलाइजेशन की। तो इस विधि द्वारा मुख्यतः अकार्बनिक ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है। जल और चीनी के घोल को अलग करने के लिए घोल को गर्म करते हैं, जिससे पानी का वाष्पीकरण हो जाता है और चीनी के शुद्ध क्रिस्टल बच जाते हैं। देखो, गर्म करके पानी भाप बन के उड़ जाता है और चीनी के शुद्ध क्रिस्टल बच जाते हैं। इस प्रकार हम इस मेथड से ठोस और द्रव को अलग कर सकते हैं। समुद्र जल में नमक का प्राप्त करना और चाशनी से चीनी पृथक करना। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, आसवन विधि, डिस्टिलेशन। आसवन विधि में क्या है, इस विधि द्वारा द्रवों में घुलनशील ठोस अशुद्धियों को दूर करते हैं। दो ऐसे ठोस को पृथक करते हैं जिनके क्वथनांक में अधिक अंतर होता है। इसमें सबसे पहले मिश्रण को गर्म करके कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्पीकरण करते हैं, फिर उस वाष्प को संघनित्र द्वारा ठंडा कर शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्तों बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण। इसमें देखो दो द्रव हैं। अब पहले द्रव का बॉइलिंग पॉइंट 30 और दूसरे द्रव का बॉइलिंग पॉइंट 120।
इसमें कंडीशन होती है दोस्तों, कम वाला क्वथनांक पहले वाष्पीकृत हो जाएगा। कम क्वथनांक वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले वाष्पीकृत हो जाएगा, और दूसरा वाला बचेगा दोस्तों प्रभाजी आसवन। देखिए प्रभाजी आसवन, यह विधि उन द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयुक्त होती है जिनके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है। मतलब इन दोनों के क्वथनांक में 30 डिग्री से कम अंतर होना चाहिए। इसमें एक विशेष प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। जब ज़्यादा क्वथनांक वाला द्रव प्रभाजी आसवन से टकराकर प्रभाजी स्तंभ से टकराकर संघनित होकर वापस नीचे आ जाता है, और कम क्वथनांक वाला द्रव आगे निकल जाता है, जिसे ठंडा कर लिया जाता है, एकत्रित करके ठंडा कर लिया जाता है। उदाहरण पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार आदि से पृथक करना। देखिए दोस्तों, अगला है भाप आसवन, स्ट्रीम डिस्टिलेशन। भाप आसवन में इस विधि द्वारा उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं जो जल में आविले परंतु भाप के साथ वाष्पीकृत होते हैं। इस विधि में मिश्रण में प्रवाहित की जाती है जिससे निश्चित आवश्यक वाष्पशील पदार्थ अलग हो जाता है। इसमें उदाहरण क्या है दोस्तों, एसीटोन, सुगंधित तेल, इत्र आदि का शुद्धिकरण। इसमें पदार्थों में उड़नशीलता का गुण आवश्यक होता है। अगर एक पदार्थ में उड़नशीलता का गुण है तो उसमें हम भाप आसवन विधि का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला है ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि द्वारा ऐसे ठोसों के मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें से एक गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है और दूसरा नहीं। जैसे बालू और नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड से मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को पृथक करना। अब देखिए दोस्तों, कुछ नियम है रसायन विज्ञान के नियम, उन नियमों को देख लेते दोस्तों। पहले स्थिर अनुपात का नियम, किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित या स्थिर होता है, चाहे वह किसी यौगिक किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जो स्थिर अनुपात का नियम है वो किसने दिया था दोस्तों, जोसेफ प्राउड ने दिया था 1797 ईस्वी में। और इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक अनुपात निश्चित होता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। इसमें जो रेशियो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं गुणित अनुपात का नियम। जब दो तत्व परस्पर रासायनिक सहयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करने वाले दूसरे तत्व के मिश्रण द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। इनमें गुणित अनुपात होता है दोस्तों। और गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने 1803 में। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सीधे पूछा जा सकता है कि बताइए गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो आपका सीधा उत्तर हो जाएगा दोस्तों जॉन डाल्टन ने 1803 में। इससे पहले हमने पढ़ा, देखिए दोस्तों, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, तो ये दिया दोस्तों जोसेफ प्राउड ने। किसने दिया, जोसेफ प्राउड ने। अब पदार्थ में होने वाले परिवर्तन देखते हैं। देखिए दोस्तों, भौतिक परिवर्तन, तो यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है दोस्तों, अस्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है और देखिए दोस्तों, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था बदलती है और यह अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था परिवर्तन होती है दोस्तों। जैसे मोम का पिघलना, पेट्रोल का उड़ जाना, पानी में नमक या चीनी का घुलना और बर्फ़ का पिघलना, अवस्था परिवर्तन हुई। सबसे पहले बर्फ़ ठोस है, अब बर्फ़ पिघला तो क्या बन गया दोस्तों, पानी बन गया। तो ये क्या हो गया, अवस्था परिवर्तन हो गया दोस्तों। आगे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन।
देखिए, रासायनिक परिवर्तन, यह स्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के बाद मूल पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसमें सर्वथा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया उससे हम भोजन नहीं बना सकते। दूध से दही का बनना, दही एक बार बन गया उससे हम दूध नहीं बना सकते। लोहे पर जंग लगना और दहन, मोमबत्ती का जलना या लकड़ी का जलना, ये सारे के सारे कैसे परिवर्तन है दोस्तों? ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है। अब हम बात करते हैं विलयन। देखिए दोस्तों, ये क्लास हम विलयन पर पहुंच गए। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और ये एकदम बेसिक क्लास है आपकी। अगर केमिस्ट्री में अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो ये बेसिक चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे तो आगे आपको केमिस्ट्री ज़्यादा समझ में आएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में पदार्थों की मात्राओं का कोई निश्चित अनुपात होना ही अनिवार्य नहीं होता। जैसे विलयन किससे मिलकर बनता है? तो विलेय और विलायक, विलेय और विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है या विलयन बनता है। आगे बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जल का व्यवहार। जल का व्यवहार क्या है दोस्तों? सामान्यतः द्रव को ठंडा करने पर उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसकी विपरीत व्यवहार करता है। देखिए दोस्तों, जब द्रवों को ठंडा करते हैं तो उनका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, परंतु जल 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका व्यवहार जो है वो विपरीत होता है। देखिए दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व बढ़ता है और आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाने पर घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाने पर घनत्व घटता है और आयतन बढ़ता है। अपरूपता। देखिए दोस्तों, आगे का कुछ ही टॉपिक रह गया दोस्तों क्लास में, ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं। अब देखिए दोस्तों, अपरूपता, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एलोट्रॉपी, जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक स्थायी रूपों में पाया जाता है जिनकी संरचना भिन्न होती है तो उन्हें अपरूप कहते हैं। इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण कैसे होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीय की और अक्रिस्टलीय संरचना। क्रिस्टलीय संरचना निश्चित संरचना और अक्रिस्टलीय संरचना अनिश्चित संरचना। देखिए, क्रिस्टल के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों? हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेन। जो हीरा होता है इसकी संरचना होती है दोस्तों समचतुष्फलकीय, ग्रेफाइट की होती है समषष्ठकोणीय और बकमिस्टर फुलरेन जो है वो फुटबॉल की संरचना या फुटबॉल नुमा होती है। अक्रिस्टलीय में क्या क्या आएगा दोस्तों? कोल, चारकोल, कोयला, ये इसके अंतर्गत आते हैं। संरचनात्मक विशेषताएं। देखिए दोस्तों, हीरा प्रत्येक 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक जो है 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इनमें बॉन्ड अल्फा पाया जाता है। कौन सा? सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है दोस्तों। ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों, प्रत्येक कार्बन 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। एक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। बकमिस्टर फुलरेन कुल कार्बन संख्या 60 होती है, षटकोण होता है और पंचकोण जिसमें पेंटागन। इसमें अल्फा और सिग्मा दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, सिग्मा और पाई दोनों पाए जाते हैं। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। इसमें दोस्तों सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। हीरा बनाम ग्रेफाइट, हीरा बनाम ग्रेफाइट, हीरा बनाम ग्रेफाइट। देखिए दोस्तों, हीरा अत्यंत कठोर होता है। सभी ग्रेफाइट जो है वो मुलायम और चिकना होता है। हीरा अत्यंत कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम और चिकना होता है।
हीरा जो है सभी इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंधों में आबद्ध होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का सुचालक होता है। इसकी संरचना जो है समचतुष्फलकीय होती है और इसकी समषटकोणीय होती है। यह ऊष्मा का सुचालक होता है और ये भी ऊष्मा का कैसा होता है, सुचालक होता है। कांच काटने में, आभूषण निर्माण में इसका यूज किया जाता है दोस्तों। शुष्क सेल के कैथोड में, पेंसिल की लेड बनाने में, स्नेहक के रूप में भी इसका निर्माण किया जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जल के प्रकार। तो जल देखिए 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है मृदु जल। ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं उन्हें मृदु जल कहते हैं। यह जल पीने व घरेलू के कार्यों के लिए पूर्णतः उपयुक्त है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की अशुद्धि नहीं होती है। वर्षा का जल, आशुद्ध जल प्रारंभ में विद्युत का कुचालक होता है, परंतु वायुमंडल की अशुद्धि में मिलकर यह सुचालक बन जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कठोर जल। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, कठोर जल। ऐसे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते, उसे कठोर जल कहते हैं। यह जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण की अशुद्धि उपस्थित होती है, जैसे समुद्री जल, नदी का जल, कुएं का जल। जल की कठोरता, तो देखो एक अस्थायी कठोरता होती है और एक स्थायी कठोरता होती है। जो टेम्परेरी हार्डनेस है उसे देखिए दोस्तों, उसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। जल को उबालकर आसानी से दूर किया जा सकता है और इसको दूर करने के लिए आसवन विधि या रासायनिक उपचार करते हैं। टेम्परेचर, देखिए दोस्तों हम बात करते हैं टेम्परेचर की। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तापमान वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का एहसास कराती है और तापमान का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, केल्विन होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला है, इसको हम सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, केल्विन में बदल सकते हैं या र्यूमर में बदलते हैं। R का मतलब होता है दोस्तों र्यूमर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, C/5 बराबर F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू र्यूमर अपॉन 4। ये पूरा फार्मूला आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए आपको आसानी होगी। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने केल्विन बराबर कितना र्यूमर या कितने केल्विन बराबर कितने डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, केल्विन कैसे प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों, अगर सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दें तो क्या आ जाता है दोस्तों, केल्विन आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, केल्विन आ जाता है। अब हम बात करते हैं C का सेंटीग्रेड, F का फ़ारेनहाइट, F का क्या है दोस्तों फ़ारेनहाइट, और K से केल्विन, R से र्यूमर। देखिए दोस्तों सारी की सारी क्लास हमने कवर कर ली है और देखिए आप दोस्तों हमने फैक्चुअल डाटा लिया है जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और पदार्थ और उससे उसकी अवस्था, ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो गया है आपकी आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, पूरी क्लास को आप एक बार और देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो बताइएगा आप। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों कुछ नए टॉपिक के साथ। देखिए दोस्तों हमने क्लास पढ़ा था पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।